नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक मच्छर की मौत। हमें पता लगा है कि कई लोगों को मर्डर मिस्ट्री में काफी दिलचस्पी होती है, इसलिए आज हम आपके सामने लाए हैं एक अनोखी घटना। यह घटना कुछ तो सत्य कथा पर और कुछ, चलिए आप खुद ही देखकर बताइएगा कि यह किस बात पर आधारित है। कहानी है एक सत्य घटना की, जो कि घाट पे नहीं बल्कि एक कमरे के आलीशान महल में घटी। जी जनाब, सही सुना आपने, एक कमरे का आलीशान महल। हमारे लेखक नोएडा के सेक्टर 137 में रहते हैं। अरे अरे, आप सेक्टर 137 नहीं जानते? तो आइए पहले आपको 137 से ही रूबरू करा दें। अरे वाह, क्या नजारा है इस जगह का। सामने नोएडा मेट्रो चलती है, वहीं साथ में एक बड़ा सा अस्पताल भी है। साथ ही साथ एक बढ़िया जैव विविधता उद्यान है और एक और उद्यान है जहां लाइट एंड साउंड शो भी होता है। हर शाम होता है और 7:30 और 8:30 बजे इसके कार्यक्रम होते हैं। खाने पीने के भी काफी प्रबंध हैं। चायोस, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट, बीकानेर, गोपाल्स और हाँ, हमारे लेखक का चहेता हल्दीराम का रेस्तरां। हमारे लेखक यूं तो रोज सुबह दफ्तर जाने से पहले और शाम दफ्तर से आने के बाद इसी जैव विविधता उद्यान में एकल ही घूमने जाते हैं। यूं माने तो रोज लगभग 5 से 6 किलोमीटर तो घूमना हो ही जाता होगा। आप लोगों को लगता होगा कि यह काफी चुस्त दुरुस्त होंगे। हा, नहीं जनाब, वापस आते हुए ये आदमी कभी हल्दीराम तो कभी नीचे ही बीकानेर में अपने सारे घटाए हुए वजन से ज्यादा खा भी लेते हैं। चाहे छोले भटूरे हो या बेड़मी पूड़ी या फिर हल्दीराम का लजीज दाल मखनी, गुलाब जामुन और लस्सी। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया। बगैर खाए तो जनाब आज तक अपने महल में वापस नहीं गए। खाने में कोई कटौती नहीं होती। हाँ, घूमना जरूर छोड़ सकते हैं। वैसे तो हमारे जनाब शांत स्वभाव और हंसमुख हैं, पर कई बार आम से दिखने वाले लोगों को भी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि क्या बताएं। अब आते हैं उस घटना पे जब इनके हाथों एक कत्ल हो गया। जाने क्या हुआ उस समय जो इन्होंने यह कर दिया। एक शाम जब यह घूमने के बाद हल्दीराम से खाना खा के आ ही रहे थे, तो रोजाना ही की तरह बिल्डिंग में घुसते हुए लिफ्ट का इंतजार करने लगे। जैसे ही लिफ्ट आई तो झट से चौथे माले का बटन दबाया और करीब 8 ही सेकंड में चौथे माले पर पहुंच गए। बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़े, ताला खोला, अंदर आकर लाइट जलाई। अंदर आकर भगवान को हाथ जोड़े, जूते उतारे और अपने कपड़े बदलकर शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। पंखा चालू कर बिस्तर पर बैठे ही थे और अपना मोबाइल उठाकर नीलेश मिश्रा की कहानी चचा चुगलखोर सुनने लगे। अभी बस 5 ही मिनट बीते थे कि अचानक किसी चीज ने कमबख्त मुंह पे काट लिया। पूरे 2 मिनट लगे होश वापस संभालने में और फिर कहानी शुरू करनी पड़ी। थोड़ी ही देर हुई थी जनाब, एक और बार किसी कमबख्त ने काट लिया। बस अब क्या था, आप देखा ना ताओ, ऐसा लगा कि इनके अंदर कॉर्बेट साहब की रूह आ गई हो, या शायद बन गए होंगे जनाब व्योमकेश बख्शी। अकेले ही अपने कमरे में ऐलान कर डाला, जब तक इस नावाकुल को ढूंढ न लूं कहानी शुरू वापस नहीं करूंगा। पूरा कमरा छान मारा साहब, अलमारी, पर्दा, खिड़की, पलंग, पलंग के नीचे, आजू बाजू, ड्रेसिंग टेबल, पर हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ देर बाद जनाब थक कर बैठे तो बैठकर जुगत बिठाई कि अब की बार फिर आया तो बचेगा नहीं, 2-2 हाथ तो कर ही बैठेंगे। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो मायूसी में 1-1.5 घंटे बाद थक हार कर सो गए। दूसरा दिन उठा तो साहब फिर से रोजाना ही की तरह अपनी दिनचर्या में मशगूल हो गए। दूसरी रात फिर कहानी सुनते हुए वही बात हो गई। बस अब क्या था, इस बार लेखक साहब घर पे ताला लगा के
चल पड़े पुलिस रिपोर्टिंग रूम में शिकायत दर्ज कराने। बिल्डिंग से नीचे उतरकर रिक्शा लेकर निकले तो पूरे रास्ते बड़बड़ाते रहे कि आज तो उसे जेल की हवा खिलाकर ही रहेंगे। जेल की हवा खिलाने के लिए जैसे ही थानेदार साहब के पास रिपोर्ट लिखवाना शुरू करी तो वाकया बताते हुए थानेदार साहब ने हुलिया पूछ लिया। लेखक साहब पहले तो सकपका गए, लेकिन फिर बताया कि भाई वैसा ही होता है जैसा होता है, और इस पे कोई पीएचडी तो हमने की नहीं रखी, लेकिन सुनी लो, उसका रंग थोड़ा काला या शायद गेरुआ होगा, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 नहीं कुछ पैर, गठीला वजन, चश्मा तो नहीं लगाया, काफी सजीला नौजवान था वैसे, और हाँ साथ में पंख भी थे। यकायक थानेदार चौंक गया, बोला पंख? भाई साहब होश में तो हैं? अरे भाई पी के तो नहीं आए वे? सूखा नशा तो नहीं किया? हवलदार, ओ हवलदार, कहां मर गया? अबे ओ हवलदार, बाहर निकालो इस आदमजात को, जाने कहां से आ जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगे, पागल बना रहा है। लेखक नाराज हुए और चिल्लाते हुए बाहर चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, अरे भाई अगर आत्मरक्षा में किसी का कत्ल हो जाए तो अब मैं किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाऊंगा। रिक्शा लेकर घर पहुंचे और बैठ गए इंतजार में कि आज तो नहीं छोड़ेंगे। बस फिर क्या था, छुरी, डंडा, कैंची, झाड़ू, स्विच नाइफ जो हाथ लगा लेकर बैठ गए। थोड़ी देर हुई थी कि अचानक मुंह पर कुछ हरकत हुई। लेखक एकाएक चौंक गए, घबरा भी गए थोड़ा। सोचा नामाकुल फिर से आ गया, पर अरे अरे आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी हनुमान का नाम लिया और हिम्मत जुटाई। इस बार तो ठान लिया था, आर होगा या पार, लड़ाई तो पूरी होगी, ये जिंदगी की लड़ाई है साहब। संभले हाथों से अपने ही सीधे गाल पर एक चाटा कस के रसीद दिया। जब तक हाथ पहुंचता मच्छर खतरा भागते ही उड़ गया। अब ढूंढते ढूंढते कभी ड्रेसिंग टेबल तो कभी पर्दा, पर्दे के पीछे तो कभी फर्श के ऊपर तो कभी दीवार की तरफ, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, जनाब सब जगह ढूंढ मारा, पर ये मच्छर मिला नहीं। इन्होंने इतनी तालियां बजाई कि मच्छर ऐसा लगा जैसे मानो नाच रहा हो। हाथ के अंदर नहीं आया कमबख्त, लेकिन लेखक ने भी हार नहीं मानी और संग्राम छिड़ गया। अथक प्रयास और दृढ़ता के बाद लेखक को अपने ही किले पे विजय प्राप्त हुई। अब मच्छर आखिरी सांसें ले रहा था। मच्छर जब आखिरी सांस ले ही रहा था तो उसने अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर कर दी कि अब जनाब इस इलाके का एकल स्वामित्व उसके सबसे बड़े बेटे को ही शामिल हो। जब मच्छर के प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो लेखक को भी अपने किए का पश्चाताप करना पड़ा। उसने भावुक मन से मच्छर को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वचन दे दिया। जब वचन दिया तो निभाना भी पड़ेगा। बस फिर क्या था, वचन के मुताबिक मच्छर का बड़ा बेटा अपने पूरे परिवार समेत बोरिया बिस्तर लेकर यहां पर आके रहने लगा। अब जाहिर सूचना निकलवाई कि आगे से इस मच्छर का इस घर में आधा हिस्सा है और साथ ही साथ ये भी लेखक के साथ खुशी से रहेगा, पर एक शर्त पे, अब ये किसी को काटेगा नहीं। बस जनाब, यही थी छोटी सी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।